Hi, today I'm not going to appear in this video and the reason is कि मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो सारी चीजें और वो सारे टॉपिक्स बताऊंगी और सोर्सेस भी जो मैंने फॉलो करी थी एक महीने पहले बिफोर माय एफकेट एग्जाम एंड इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 190 मार्क्स। ठीक है, और बहुत पहले की तैयारी नहीं थी वो। ऑनेस्टली बताऊं ना, 2 से ढाई महीने की तैयारी के साथ मैंने ये मार्क्स अचीव करे थे। बट एक महीने के लिए क्या फॉलो अप रहना चाहिए और एक महीने पहले मैंने क्या तैयारी करी थी, वो सारे सोर्सेस वगैरह मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। कैमरा के सामने नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट रही थी। बहुत न्यूली मैं एक्सट्रोवर्ट बनना शुरू कर रही हूँ, तो कैमरा के सामने आई एम नॉट दैट मच एक्सट्रोवर्ट, तो बहुत सारी चीजें फिल्टर आउट ना हो जाए कि ये एक बहुत ब्लंट वीडियो में रखना चाहती हूँ। जो भी अच्छे बुरे डिसीजंस लिए थे, जो लेती तो शायद 200 प्लस मार्क्स आ जाते मेरे, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो ध्यान से समझना। हाई से शुरू करा था, अब एफकैट की डायरेक्ट बात करते हैं। देखो, एफकैट का एग्जाम है ना, बहुत अटपटा एग्जाम है, बहुत अटपटा। एक तरीके से ये बहुत इजी एग्जाम है और एक तरीके से देखें तो अब तो और भी ज्यादा हार्ड होता जा रहा है। हार्ड क्यों है? क्योंकि सिलेबस इसका काफी वास्ट, काफी काफी वास्ट है। और उस सिलेबस को पूरा जब हम करने जाएंगे ना, तब उसमें से काफी रैंडम क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो हमें समझ नहीं आता। यूपीएससी में क्या एक डेप्थ है ना, वैसे ही डेप्थ एफकैट के पास नहीं है। एफकैट के पास वास्टनेस बहुत ज्यादा है। और अगर कुछ सेक्शंस पे हम फोकस करें तो इट कैन बिकम एन इजी एग्जाम ऑल्सो। समझो, कुछ भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। जब हम लास्ट महीने की बात कर रहे हैं, देखो स्ट्रैटेजी और अप्रोच बदलता जाता है जितना टाइम बचा होता है उसके अनुसार। लास्ट मंथ की बात कर रहे हैं ना हम, लास्ट मंथ में हमें बहुत सारी नॉलेज ऑफ कोर्स गैदर करनी होती है। कैसी नॉलेज? जो कि मोस्ट प्रोबेबल होती है। मोस्ट प्रोबेबल मतलब ये पढ़े और वही आ जाए, यही दिमाग में बैठा होता है ना कि यार ऐसा कुछ बता दो जो एग्जाम में आता। तो नॉलेज वो भी वो वाली जो कि मोस्ट प्रोबेबल नॉलेज जिसे कहा जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा पता है क्या इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे? कॉन्फिडेंस। अगर हमारा कॉन्फिडेंस लो होगा ना, तो हम जितना पढ़ भी रहे होंगे उतना ज्यादा स्ट्रेसफुल लगने लगेगा कि पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, एकदम डम्बो की तरह बैठे हुए हैं, जितना पढ़ रहे हैं उतना भूलते जा रहे हैं टाइप्स। और थोड़ा सा जिसका कॉन्फिडेंस रह गया ना, ये थोड़ी सी लक की बात भी है और थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात भी है। जिसका कॉन्फिडेंस टिक गया ना लास्ट तक, वो इस एग्जाम को पक्का निकाल लेगा, पक्का पक्का निकाल लेगा। अच्छा, तो अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कॉन्फिडेंस हल्का सा बिल्ड हो जाएगा? उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वाले टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो हमारा एफकैट क्लियर हो सकता है। अब कॉन्फिडेंस कब आएगा? तुम खुद सोचो, तुम्हें कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब तुम कोई काम करोगे, कोई काम करोगे, उसमें अगर तुम्हें विन मिल गई और वैलिडेशन भी मिल गया, सोचो, नहीं बढ़ेगा कॉन्फिडेंस? कोर्स बढ़ेगा, राइट? तुम जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसमें तुम्हें सफलता मिली और लोगों ने तुम्हें प्रेज भी करा, कॉन्फिडेंस मिल गया। अच्छा, अब ये कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे करें? ये कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए मैंने सब्जेक्ट सबसे पहले चुन लिया रीजनिंग। तो इसके फिर भी क्वेश्चन कम हो गए हैं। रीजनिंग पहले और ज्यादा आते थे, पर ठीक है, अब की ही बात करते हैं। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक हुआ करता था जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आता था, सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले ना रीजनिंग कर लो। सही बता रही हूँ, पहले रीजनिंग कर लो। अब कैसे करोगे? और सबसे पहले का क्या मतलब है? सबसे पहले से मेरा ये मतलब है, जैसे ये रीजनिंग है, कलर, ये रीजनिंग है, इसको मैं 3 दिन दिया करती थी, तो मैक्सिमम 4 दिन दे दो। ठीक है, 4 दिन। 4 दिन में तुम्हें डे नंबर 1 में क्या करना होगा? डे नंबर 1 में तुम्हें बस अप्रोच समझना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। और सबसे पहले होशियार बनना छोड़ देना। होशियार बन के जो स्किप करते हो ना तुम टॉपिक, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे पता है, ये चीज बिल्कुल मत करना। लास्ट मंथ बचा हुआ है, एंजाइटी के मारे और तुम आधी चीजें भूल चुके होंगे। यू नीड टू सी दैट अगेन। अप्रोच, ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम को सॉल्व कैसे करते हैं? पूरा दिन डे नंबर 1 सिर्फ अप्रोच, ये टॉपिक कैसे सॉल्व होगा। डे नंबर 2 में जनरली जो मुझे डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते थे, डिफिकल्ट टॉपिक्स, उनको मैं एक और बार देख लिया करती थी। ठीक है, डे नंबर 3 में
टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करो, खुद 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 सॉल्व करो, समझ आएगा, कितना समझ आया कितना नहीं आया। और डे नंबर 4 में तुम मिसलेनियस करो। मिसलेनियस मतलब पूरा पूरा का पूरा रीजनिंग। फर्क पड़ता है, तुम जब सिर्फ वेन डायग्राम लगा रहे होगे ना, तब वेन डायग्राम के क्वेश्चन लग जाएंगे। लेकिन वही वेन डायग्राम अगर एनालॉगी के साथ आ गया ना, तो थोड़ा सा दिमाग पे असर पड़ता है। तो ये 4 दिन लगातार रीजनिंग कर दो। उसके बाद जब तुम पेपर देखते हो ना, पेपर देखकर तुम्हें आ जाता है भाई कॉन्फिडेंस कि इतने नंबर तो पक्के हैं। इस तरीके से दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेन कॉन्फिडेंस। बस कॉन्फिडेंस का ही खेल है। वो वही कहलाता है ना कि यार देखो, 2 बच्चे थे, दोनों को सेम ही पेपर मिला है, बस पेपर की अरेंजमेंट अलग है। पहले बच्चे को 50% आधा फर्स्ट हाफ उसे ऐसा पेपर मिला जो उसे आता था, ठीक है, दोनों ने सेम पढ़ाई करी है, सेम टॉपिक्स पढ़े हैं साथ में, सब कुछ आईक्यू लेवल भी सेम है, ईक्यू लेवल भी सेम है। लेकिन दूसरे बच्चे को फर्स्ट हाफ वो पोर्शन मिला जो उसे नहीं आता था, सेकेंड हाफ आता था, तो इसके नंबर ज्यादा आएंगे, क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया ना कि अरे भाई 50 क्वेश्चन तो ऐसे ही उड़ा दिए मैंने। और इसका बेचारे का कॉन्फिडेंस भी वहीं पे ड्रॉप हो गया कि यार मुझे इतने सारे सवाल नहीं आते। तो इट डज मैटर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस करने के लिए पहले रीजनिंग निपटा दो। आई नॉट से रोज 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 करो, क्योंकि तुम्हारे पास पढ़ने को बहुत सारी चीज है। तो सबसे पहले 3 से 4 दिन में रीजनिंग पूरा खत्म कर दो, पूरा का पूरा खत्म कर दो। समझ आ रही है बात? ये सारे टॉपिक्स आते हैं रीजनिंग के, देखो एनालॉगी, वर्बल, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, टाइज, क्यूब, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, अर्थमेटिक रीजनिंग। देखो ये सारे मैंने लिखे हैं, पीडीएफ तुमसे शेयर कर दूंगी। क्रक्स क्या है इसका समझो। क्रक्स इसका यही है कि रीजनिंग में बहुत इजी और डुएबल क्वेश्चंस आते हैं, डुएबल क्वेश्चन आते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम एंजाइटी में होते हैं ना, तब हम डिटेल्स मिस कर देते हैं, हमारा दिमाग डिटेल्स मिस कर देता है और फोकस नहीं कर पाता है। बस इसी की प्रैक्टिस तुम्हें करनी है कि जब तुम्हारा दिमाग एकदम डरा हुआ हो, फड़फड़ा रहा हो, तभी भी वो फोकस करना जानता हो। अंदर शांति बाहर स्फूर्ति वाली चीज, मेरा कोट है ना, वापस से मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी इसी कोट को। इस कोट को अपने जहन में बिठा लो, अपने दिमाग, अपने बिलीफ सिस्टम में इतना बिठा लो कि ये तुम्हारा बिहेवियर बन जाए। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले 3 से 4 दिन में रीजनिंग निपटा दो, देखो फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा होता है। और कंपार्टमेंट में तैयारी करो। जब रीजनिंग पढ़ रहे हो तब मैथ्स की टेंशन नहीं लेनी, और जब मैथ्स पढ़ रहे हो तब इंग्लिश की टेंशन नहीं लेनी। सब कुछ होगा, 1 by 1 होगा। जो कर रहे हो उसकी टेंशन लो पहले। रीजनिंग समझ आया तुम्हें? ठीक है। अब दूसरी चीज, जीके। जीके देखो, जीके में एक बात समझ लो, जो मेजर सब्जेक्ट्स है ना जीके के, जैसे साइंस हो गया, जैसे पॉलिटी हो गया, तुम्हें कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी है। अब तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे और बस तुम्हारे दिल को सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, उस हिसाब से पढ़ोगे तो काम नहीं बनेगा, है ना। मेजर सब्जेक्ट्स हो गए तुम्हारा इको, मेजर सब्जेक्ट्स हो गए तुम्हारे ज्योग्राफी। ये सब तुम अगर सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, उसी के साथ, मतलब उसी के लिए तुमने ये सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे ना, तब तुम एकेडमी को आराम से सॉल्व कर दोगे। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जीके के जो 25 क्वेश्चंस है ना, दे आर वेरी वेरी रैंडम इन नेचर। पॉलिटी इतनी बड़ी पॉलिटी है भाई, इतनी बड़ी पॉलिटी है, उठा के कभी अमेंडमेंट पूछ लिया, कभी कोई आर्टिकल पूछ लिया, कभी प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लिया। समझ रहे हो? तो एफकैट स्पेसिफिक पढ़ाई जीके की नहीं हो सकती है। ये मेजर सब्जेक्ट्स जो है वो तुम्हारे इस बड़े वाले एग्जाम के लिए ही होते हैं। फिर भी जीके में व्हाट आई यूज टू डू इज, आई यूज टू डू ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर मैं लास्ट 1 महीने की बात करूं ना, आई जस्ट यूज टू डू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और बाकी के जो भी सवाल है वो मेरी सीडीएस की तैयारी की परीक्षा होगी कि सीडीएस के लिए जो पढ़ा है इसलिए मुझे ये आता है। एंड व्हाट आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम जीके? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पहले बहुत आसान क्वेश्चन आते थे, हेडक्वार्टर कहाँ है उसका। अब थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन आ जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, वगैरह वगैरह। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके एम्स क्या है, इसके मिशंस क्या है। समिट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, G7 हो गया,
G20 हो गया, इसके करंट अफेयर से भी स्टैटिक आ सकता है। जैसे G7 अगर अभी अभी हुआ है और उसमें कोई मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो G7 का स्टैटिक पूछ लेंगे कि इंडिया उसका पार्ट है या नहीं है, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, पहली बार कहाँ हुआ था, वगैरह वगैरह। समझ आ रही है बात? समिट में अगर हाइड्रोजन समिट हो रहा है तो उसके अंतर्गत कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, किसने इस बार चेयर करा था हाइड्रोजन समिट को। तो समिट के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। बाकी डिफेंस ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है आपकैट का। डिफेंस एक्सरसाइजेस पूछ लेंगे, वही मिलिट्री बाइलैटरल मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस, इक्विवेलेंट रैंक्स पूछ लेंगे, इक्विपमेंट से रिलेटेड। इस वाले सीरीज एफकैट में बहुत क्वेश्चन आए थे, एफकैट 1 2025 में इक्विपमेंट से अस्त्रा पूछ लिया था, तेजस पूछ लिया था, तुम्हारा आईएनएस सूरत के बारे में पूछ लिया था। बहुत बहुत सवाल पूछे थे इस बार, खासकर जो करंट अफेयर्स में थे, है ना। मिसाइल से क्वेश्चन आ जाते हैं, अग्नि प्राइम क्या हो। जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं ना, वीडियो को पॉज करके उसे आंसर करते जाओ, ठीक है। कि अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज क्या है, ब्रह्मोस किसके साथ हमने डेवलप करके बनाया है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ऑपरेशंस, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये इंडिया का किस देश के लिए ऑपरेशन रहा है। बाकी डिफेंस करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। न्यूली अपॉइंटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्वेश्चन लास्ट बार पूछ लिया था, है ना। न्यूली अपॉइंटेड सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछ लिया था। तो ये डिफेंस करंट अफेयर्स तो बहुत बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। डिफेंस के जितने भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट चलो कमेंट सेक्शन में लिखो, प्रोजेक्ट 15B किसके लिए है, इसमें तुम किसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है इसमें, है ना। ओरिजिन क्या है इस 15B का। प्रोजेक्ट 75, ये सारे मिशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भीष्म मिशन के बारे में भी पूछा था, है ना। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, खासकर हिमालयन रिवर्स, उनकी ओरिजिन, उनका कुछ एफटैट की सीरीज मैंने बनाई हुई भी है, एनिमेटेड एफटैट की सीरीज बनाई है, चैनल पे जरूर चेकआउट करना। इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, कितनी लंबी नदियां हैं, कहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ ड्रेन होती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे लोकेटेड है, ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन तो फॉर श्योर आ रहे हैं। तो आउट 25, 7 to 10 क्वेश्चंस आर डूएबल, आसानी से डूएबल अगर तुम ये करके जाते हो। बुक्स एंड ऑथर से पुरानी बुक्स पूछ लेंगे, पतंजलि किसने लिखी बता दो, महाभस्या किसने लिखी बता दो, है ना। ठीक है, करंट अफेयर से भी बुक्स एंड ऑथर्स आ सकते हैं कि अभी जो रिसेंट ईयर्स में कोई फेमस बुक लिखी गई है तो वो किसने लिखी है। इंपॉर्टेंट डेज, टीबी कब मनाया जाता है बताओ मुझे, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, देखे तुम्हारी कैट की तैयारी। इंपॉर्टेंट डेज, उसके अलावा अवार्ड्स एंड ऑनर से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को कौन कौन से हाईएस्ट ऑनर्स मिले हैं, कौन कौन से देश के हाईएस्ट ऑनर्स मिले हुए हैं, या तो सिनेमा से रिलेटेड अवार्ड्स एंड ऑनर्स आ सकते हैं कि फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला। डांसर्स, क्लासिकल फोक डांसर्स दोनों ही स्टेट वाइज पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क, या तो यू बेटर नो बायोस्फीयर रिजर्व्स भी तुम इसका वो कर सकते हो, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स। ओके, स्पोर्ट्स ही आता है, या तो स्टैटिक से आ जाएगा, कितने टर्म्स हैं, कौन कौन, ये वाला टर्म जो है गुगली, गुगली कहाँ कौन से स्पोर्ट में यूज होता है। ट्रॉफीज, सीके नायडू ट्रॉफी कहाँ यूज होती है, कितने प्लेयर्स होते हैं, नेशनल गेम और स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स तो पूछा ही पूछा जाता है फॉर श्योर। नेक्स्ट फीफा कहाँ आने वाला है, लास्ट फीफा कहाँ हुआ था, मतलब जितने भी कमिंग गेम्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो बात। अब मैं इसमें तुम्हें बस एक डायरेक्शन दे रही हूँ कि लास्ट मंथ में क्या क्या करना है, मैं कराऊंगी भी, टेंशन ना लो। अभी तो बस तुम्हारा दिमाग ठीक कर रही हूँ। बट आई पिक्ड अप दैट हेल्प मी, जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करा है वो वाला क्वेश्चन। ओलंपिक्स जनरली उन सालों में पूछा जाता है जिस साल में ओलंपिक होता है, उसके नेक्स्ट साल में, ठीक है। ओलंपिक के बहुत क्वेश्चन तुम देखोगे अगर पीवाईक्यू खंगालोगे ना तो। इसके अलावा फर्स्ट इन इंडिया या फर्स्ट इन वर्ल्ड का क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड इन ओलंपिक्स किसने जीता, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन फटाफट, ठीक है। विमेन का भी पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट विमेन किसने जीता, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड किसने जीता। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें दिमाग में आ जाने चाहिए। अगर तुम्हारे दिमाग में आ चुका है अभिनव बिंद्रा, तो फटाफट से ये भी आ जाना चाहिए कि कौन से ओलंपिक में कहाँ वो ओलंपिक हुआ था, कौन से साल में हुआ था और कौन से स्पोर्ट से वो एसोसिएटेड है।
अभिनव बिंद्रा, है ना? उन सबको तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, बिकॉज़ दीज़ आर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ एफकेट। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री बहुत वास्ट है, देखो बहुत वास्ट है, लेकिन अगर पिछले साल का कुछ एनालिसिस देखें तो इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में पूछा जाता है, या तो साल या तो किसके बीच में लड़ा गया था वो। फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में पूछ लेंगे, उसकी क्रोनोलॉजी, उसका साल पूछ लेंगे। स्वदेशी मूवमेंट के बाद तुम्हारा सूरत स्प्लिट हुआ था, उसके बाद तुम्हारी होम रूल लीग हुई थी 1916 में, 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, काकोरी मूवमेंट, ये सारा तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब तो 1-2 साल में मैंने कांग्रेस के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, बट पहले पता है कांग्रेस के क्वेश्चन बहुत आते थे इनके सेशन से रिलेटेड। सेशन फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, कौन से सेशन में वंदे मातरम गाया गया था, कौन से सेशन में ये लोग अलग हो गए थे, कौन से सेशन में वापस मर्ज हो गए थे, कौन से सेशन में महात्मा गांधी ने लीड करा था, कहाँ हुआ था वो सेशन। तो इनके सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ब्रह्मो समाज हो गया, प्रार्थना सभा हो गया, इनके फाउंडर्स कौन कौन रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डायनेस्टीज और उनके फाउंडर्स, भाई मैंने ये सारे नोट्स, पता है ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो सब कुछ इस बुक में कवर्ड है। दिस कॉम्पाइलेशन, कैट का सवाल इससे बाहर नहीं आता भाई। कैट का सवाल चलो सेफ साइड ले लेते हैं, 90% ऑफ क्वेश्चन नहीं आता इससे बाहर। ठीक है, मतलब ऐप पे तुम देख लेना ये बुक, ये इतनी सही बुक्स बनाई है ना मैंने, मतलब जो मेरे नोट्स है ना उसको बस एक सुंदर टच दे दिया है। तो मतलब इससे बाहर जीके के क्वेश्चंस नहीं जाते, नहीं जाते। ये सारी चीजें जो मैं कह रही हूँ ना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसके फाउंडर्स कौन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ए टू जेड सारी जो इंपॉर्टेंट तुम्हारे सेशंस हैं, डायनेस्टीज, उनके फाउंडर्स, उनके टाइम पे कौन से मॉन्यूमेंट बने थे, उनके टाइम पे कौन से फॉरेन ट्रेवलर आए थे, इस सारा का सारा इतना अच्छा टेबल बना के मैंने यहाँ दिया हुआ है ना। तो इतने टॉपिक्स अगर तुम जीके के करके जा रहे हो और विद some knowledge of your CDS and CAPF का साइंस, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, you can do GK, but trick is you do not waste time here। दिल नहीं लगाना है यहाँ पर, समझ रहे हो? यहाँ पे बस दिमाग लगाना है कि भाव में नहीं आना कि और मैंने इको में कुछ नहीं पढ़ा, मैंने पॉलिटी में कुछ नहीं पढ़ा। तुम पढ़ोगे तो भी वो इतना ज्यादा तुम्हें काम नहीं आएगा। जीके से यहाँ पे दिल नहीं लगाना है, सिर्फ दिमाग लगाना है, समझ रहे हो? ठीक है, फिर आता है हमारा इंग्लिश का पोर्शन। अरे भाई यहाँ तो समझ ही नहीं आता कि करे तो करे क्या। देखो इंग्लिश में मैं लास्ट 1 महीने में क्या करती थी कि एक कॉम्प्रिहेंशन रोज देख लिया करती थी। इससे क्या होता है, कैट के एग्जाम में स्पीड मैटर्स, खासकर उनकी जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है और मैथ्स में उनको कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है, उनके लिए। जिनकी मैथ्स अच्छी है उनका तो पेपर आराम से खत्म हो जाता है, उनको कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जिनको थोड़ा सा जो मैथ्स में थोड़ा स्लो होते हैं उनका पेपर खत्म नहीं होता है, तो उनको कहीं और से कॉम्पनसेट करना पड़ जाता है ना। तो तुम्हारी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग स्पीड अप हो पाए, इसलिए तुम्हें 1 महीने पहले से कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा। इसके अलावा इंग्लिश के रूल्स, भाई मैंने हैंड रिटन रूल्स बनाए, इंग्लिश के रूल्स, ये वाले रूल्स, इसे डाउनलोड कर लेना भाई। कहाँ से डाउनलोड करोगे, रुको मैं बताती हूँ, रुको पहले लिख लो, इंग्लिश के रूल्स करके जाओगे। और वो कैब के पीछे पागल नहीं होना है, वो कैब के सिर्फ पीवाईक्यू देख के जाने हैं। 10 में से फॉर एग्जाम्पल 10 में से अगर 2 भी हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं तो इट इज ओके। बाकी 7 से 8 क्वेश्चन वो कैब के नहीं आते हैं तो घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, और 1 महीने पहले 1000 वो कैब तो बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अपने दिमाग को ट्रेन करके रखो वर्स्ट सिचुएशंस के लिए भी। वहां पे जाके हार्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए कि मुझे 8 वो कैब के क्वेश्चंस नहीं आते और इसलिए मैं दूसरे सेक्शंस में पुअर परफॉर्म कर रही हूँ। समझ रहे हो? बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जो आता है, जितना आता है उसमें बेस्ट करना है। दिस शुड नॉट बी द रीजन कि पहले 50% पेपर जो मुझे नहीं आता था वो आ गया, इसलिए मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। अगर उल्टा पेपर होता तो अच्छा जाता। वॉट एवर इज सर्व टू यू, यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू गिव मोर देन 100% ऑफ योर्स। समझ आ रही है बात? ठीक है, तीसरी चीज वोकैब हो गया, इंग्लिश के रूल्स हो गए, ये हो गया, और विद लिटिल लिटिल टेंसेस।
टेंसेस की भी अच्छा सा टेबल बनाया है मैंने, है ना। ये सारा मटेरियल है ना, मैंने यहाँ पे अपलोड करा है। दिस इज अ प्री ग्रुप, कुछ ऐसा नहीं है। और जो पीवाईक्यूज की बात कर रही हूँ ना मैं, पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंट वो कैप की शीट्स वगैरह, वो मैं यहीं पे अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि सारा मटेरियल एक साथ तुम्हें भैया, वरना ये चीज टेलीग्राम पे है, वो चीज यूट्यूब पे है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, वीडियो उसका पीडीएफ, वीडियो उसका पीडीएफ, या इसके अलावा भी जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो मैंने यहाँ पे अपलोड करे हैं। ये कहाँ पे है, ऐप पर है भाई साहब। कहाँ ऐप है, वर्ल्डस्केप नाम का ऐप है, वर्ल्डस्केप बाय शिवानी सोनी करके होगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा। ये सीडीएस के फोल्डर में अपलोड किया है, लेकिन एफकैट का अलग नहीं बना रही हूँ। आई गेस तुम इतने सेंसिबल इनफ हो, तुम जाके इंग्लिश के सेक्शन से ये हैंड रिटन रूल्स वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर लोगे ना। बस इंग्लिश में जिसमें से अगर तुम्हारे 15 हो जाते हैं यार, 5 तो उसमें कॉम्प्रिहेंजन ही आ जाता है। समझ रहे हो बात को, 10 रूल्स आ जाएंगे, है ना। समझ रहे हो बात को, बस 15 क्वेश्चन हो जाएंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें रीजनिंग में मार्क्स खींचने हैं, गॉट इट। ठीक है, ये करोगे तुम रीजनिंग में। ये जो फ्री का मैंने ऐप पर बनाया हुआ है कोर्स, उस पे जाके तुम डाउनलोड कर लेना। और जो रूल्स की मैंने पीडीएफ हैंड रिटन रूल्स तो दिए ही है, इसके अलावा प्लेलिस्ट बहुत बढ़िया बनाई है यार इन इंग्लिश की। एक बार तुम देखना यू विल डेफिनेटली टेक्स्ट मी कि यार मैम बहुत अच्छा पढ़ा है, सच में। प्रीपोजिशन देखो, पीक्यूआरएस देखो, S1 S6 देखो, ट्रस्ट भी बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार जाके चैनल पे चेकआउट करो। ठीक है, उसके बाद आता है मैथ्स। अरे भाई, आधी जनता का दुख यही है कि मैथ्स का क्या करें, है ना। ऑनेस्टली मैं बताऊं, जैसे मैंने पहले ही बताया, मैं मैथ्स में बहुत स्लो हूं, ठीक है। और ऐसा मैंने पहले से मैथ्स पढ़ नहीं रहा। हाँ, 11th 12th में मेरा पीसीएमबी दोनों था, लेकिन मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मुझे एफकैट नहीं देना है। लास्ट तक आई वाज लाइक कि मुझे एफकैट नहीं देना है, नहीं देना है, क्योंकि इसमें मैथ्स आता है। आई एम रेडी टू गेट सीरियस, क्योंकि उसमें लड़कियों का मैथ्स नहीं होता है। बट देन 2.5 महीने पहले, 2 महीने पहले रियलाइजेशन होता है कि यार दे के देख लेते हैं ना, क्या क्या होगा, ज्यादा ज्यादा नहीं होगा ना एग्जाम। बट देन आई गॉट 190 मार्क्स, गुड। तो 2 से 2.5 महीने पहले ही मैंने मैथ शुरू करा था, है ना। 1 महीने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई, है ना। इसी का आंसर मैं लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ, एक बार वो सीडीएस की वीडियो जाके देखना ना। चाटा पड़ा है ना जो, वो तुम्हें नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पे, एक बार वो चीज हो चुकी है। सीरियस की वीडियो जाके देखो, चाटा पड़ा है जोर से वीडियो के अंदर, है ना। तो अभी क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए कि नहीं होगा नहीं होगा, करना है। कैसे होगा ये देखो, 1 महीना है, 1 महीने में मैंने क्या करा था, अगर 2.5 महीने 2 महीने की बात करूँ ना, मैंने बिल्कुल बेसिक से करा। मैंने कोई एरोगेंस नहीं दिखाया कि मेरा 11th 12th में मैथ था, मैंने कोई एरोगेंस नहीं दिखाया। मैंने बिल्कुल बेसिक से समझा चीजों को, एडवांस तक में गई, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात थी कि मैंने टाइप वाइज करा। टाइप वाइज मतलब छोटे से छोटा टाइप। मैंने एक साथ परसेंटेज नहीं करा, मैंने एक साथ रेशियो प्रपोर्शन नहीं करा, मैंने बहुत सारे टुकड़ों में करा, बहुत सारे टुकड़ों में। और फिर भयंकर प्रैक्टिस भी लगाई है मैंने। समझ रहे हो बात को, देखो ये सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे परसेंटेज आ गया। अभी 1 महीना ही है, तुम सारा नहीं कर पाओगे, आई नो दैट। जहां मैं टिक करा रही हूँ बस उतना कर लो परसेंटेज के, बट टाइप वाइज करना, क्योंकि अगर टाइप वाइज नहीं करोगे ना तो तुम उस क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, और तुम्हें आता भी नहीं होगा, तो नेगेटिव अटेम्प्ट कर दोगे। एफकैट के एग्जाम में पता है क्या होता है, एफकैट में के एग्जाम में बस तुम्हारा, तुम कंट्रोल खो देते हो अपना, कि यू कैन नॉट स्टॉप अटेम्प्टिंग दी क्वेश्चन, तुम बस कर देते हो टिक और टिक। और फिर तुम जब रिजल्ट आएगा तब देखोगे ना, तुम्हारे नेगेटिव इतने ज्यादा होते हैं ना, कि अगर नेगेटिव ना किए होते ना, चलो कोई पॉजिटिव नहीं करा, सिर्फ नेगेटिव नहीं किया होता ना, तो भी तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जाता। बहुत सारे बच्चे इस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो बस जो पढ़ना है वो इस तरीके से पढ़ना है कि कितना भी भयंकर क्वेश्चन आ जाए तुम सॉल्व कर पाओ, और जो नहीं आता उसे प्योरली छोड़ देना है, नेगेटिव के ट्रैप में नहीं आना है। समझ रहे हो बात को, चलो ठीक है। और वो भी वो बच्चे जो हमेशा कट ऑफ में आगे पीछे 5-10 मार्क्स रह जाते हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम नेगेटिव मत करो। जिनके अच्छे खासे मार्क्स आते हैं दे कैन टेक द रिस्क, और जिनके बिल्कुल घटिया मार्क्स आते हैं दे कैन टेक द रिस्क। लेकिन ये जो बीच वाले बच्चे हैं, जिनके कट ऑफ से हमेशा 5-10 मार्क्स दूर होता है, वो वाले बच्चे ये प्लीज इस बार नेगेटिव मत करो। देखो तुम्हारा आपका डेफिनेटली निकलेगा,
परसेंटेज के इतने टाइप के क्वेश्चन है, रेशियो प्रपोर्शन कर लो, रेशियो प्रपोर्शन के इतने टाइप्स है, ये मैं बहुत वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन, तुम्हारी वीडियो स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ मैं। आई एम जस्ट सेइंग कि बेसिक से हर टाइप के क्वेश्चन लगाओ, प्रॉफिट एंड लॉस करना पड़ेगा, SICI करना पड़ेगा, वर्क डिस्टेंस टाइम स्पीड डिस्टेंस, बस यहाँ तक अगर तुम 1 मंथ में कर पाते हो तो तुम 25 में से 6 से 15 क्वेश्चन मार दोगे यार, अच्छे से मार दोगे। क्लॉक इज अ न्यू टॉपिक, प्रोबेबिलिटी इज अ न्यू टॉपिक फॉर एफकैट, आई नो दैट एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन यार 1 महीने की तैयारी में तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? कोई प्रैक्टिकल चीज एक्सपेक्ट करो ना खुद से, फिर फालतू में इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन लानी है, फिर फालतू में डिसअपॉइंट हो जाना है। 100 क्वेश्चन की तैयारी तुम 1 महीने में नहीं कर सकते हो, उतना ही करो जितना तुम कर सकते हो, फिर फालतू में डिसअपॉइंट होने का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो बात को? सिंप्लीफिकेशन छोड़ दोगे, प्रोबेबिलिटी छोड़ दोगे, क्लॉक छोड़ दोगे, ठीक है ये न्यू टॉपिक्स हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, स्पीड डिस्टेंस टाइम, ये सब तुम नहीं छोड़ सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? और इन सबको यार यहाँ पे मैंने बंडल किया हुआ है, ये सारे जो टॉपिक हैं इसको यहाँ पे बंडल किया हुआ है। अब यार मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ, जब भी मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है और कहता है ना कि मैम एफकैट निकालना है कैसे भी करके, तो मैं क्या करूंगी, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट सोर्सेज होंगे, बेस्ट ऑफ बेस्ट सोर्सेज होंगे वही प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, है ना। तो यहाँ का एक बार यार मैथ्स कर लो, बस बस जितने टॉपिक्स मैंने बोले हैं यहाँ का मैथ्स कर लो, इससे सिंपल और क्या बात मैं बोल सकती हूँ, या मैं ही तुम्हें भटकाऊं, यहाँ चले जाओ यहाँ चले जाओ। 1 महीना है, थोड़ा सा वाइजली प्रिपेयर कर लो, ठीक है। एक और चीज मुझे ऐड करनी है इसमें कि 1 महीने में क्लियर करने, जो मेरा लास्ट 1 महीना जो था ना, उसमें मैंने थोड़ा सा स्मार्ट तैयारी करी थी। स्मार्ट क्या होता है कि मुझे अपना इंट्रोस्पेक्शन अच्छे से पता था, मैं अपने बारे में जानती थी, इसलिए 1 महीने मैंने खुद को अच्छे से मैनेज करा। जैसे क्वेश्चन इज व्हाट डिस्ट्रैक्ट्स मी, मुझे अच्छे से पता है व्हाट डिस्ट्रैक्ट्स मी, है ना। मतलब जब तुम अपने आप को इतना अच्छे से जानते हो ना, तो तुम इस हिसाब से खुद को मैनेज भी करते हो। व्हाट डिस्ट्रैक्ट्स, मुझे क्या डिस्ट्रैक्ट करता है, तो 1 महीने के लिए उसके लिए मैंने स्टेप्स ले लिए थे, है ना, उसके लिए मैंने स्टेप्स ले। मुझे इंस्टा डिस्ट्रैक्ट करता है, अनइंस्टॉल, 1 महीने के लिए अनइंस्टॉल। दूसरा मुझे क्या डिस्ट्रैक्ट कर जाता है भाई, जब भी मैं किसी और से अपना कंपैरिजन करने लगती हूँ ना, मुझे बुरा लगता है और मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ और मैं फ्रीज होके कुछ नहीं करती। तो जो भी जगह है जहां खुद को मैं जाके कंपेयर कर रही हूँ, उन चीजों को हटा दो अपने सामने से। 1 महीना कोई रिस्क नहीं लेना है ना। दूसरा, मेरी एनर्जी कहाँ डाउन हो जाती है, कब डाउन हो जाती है, इस बात का मुझे ध्यान रखना है ना। तो बेसिकली मेरा इंट्रोस्पेक्शन बहुत तेज था कि मुझे बुरा कब लगता है, मेरी एनर्जी डाउन कब हो जाती है, मैं खुश कब होती हूँ, तो ऐसी चीजें और करूं कि मैं खुश हो जाऊं, है ना। अगर रीजनिंग के 10 क्वेश्चन मुझे सुबह सुबह में आ जाते हैं, तो पहले 10 क्वेश्चन लगा लो, मैं खुश हो जाऊंगी, खुश होके पूरा दिन अच्छे से काम करूंगी। समझ रहे हो बात को? आर यू गेटिंग मी? है ना। या तो मुझे पता है कि मैं खुश कब हो जाऊंगी, मैं खुश हो जाऊंगी जब मेरे मम्मी पापा मेरी थोड़ी तारीफ कर देंगे, तो अब मैं सुबह सुबह में एक ऐसी चीज कर देती हूँ कि वो लोग खुश हो जाए एकदम और मेरी तारीफ कर, और वो मेरी तारीफ करेंगे, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं पूरे दिन एनर्जेटिक तरीके से काम करूंगी। तो काइंड ऑफ ये हैक है कि अभी तुम्हारे पास वक्त नहीं है, यू हैव टू हैक योर ओन सेल्फ। तुम मत परफॉर्म कब करते हो, वैसी सिचुएशन तुम्हें खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? तुम्हें खुद वो सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जब तुम बेस्ट परफॉर्म करते हो, और वो सारी सिचुएशंस को निग्लेक्ट करना पड़ेगा जब तुम उसको उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो। दिस इज नॉट एस्केप, दिस इज नीड ऑफ एन आवर। एग्जाम के बाद जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तब अपनी पर्सनालिटी को तुम ग्रूम कर सकते हो कि भाई ऐसे सिचुएशंस में कैसे अच्छा परफॉर्म किया जाए। यू गेटिंग मी? 1 महीने का टाइम है, अगर इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, तो एग्जाम को निकाला जा सकता है। बस यू हैव टू स्टॉप डूइंग जिससे बस तुम्हारे मन को शांति मिलती है।
मन को शांति कैसे मिलती है? आज मैंने इको पढ़ लिया, बताओ क्या करें अब? इको, नो डाउट 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आजकल, लेकिन कौन से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं? कभी आईएमपीएस पूछ लिया, कभी जीएसटी पूछ लिया। ये बेसिक ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन है भाई, कि मेरे पापा ने मुझे बोला कि शिवानी अंकल को पैसे ट्रांसफर कर दे। अब इतना अमाउंट आईएमपीएस से होगा, नहीं होगा? दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ आवर चैट। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जीएसटी, इतने सालों से जीएसटी जीएसटी सब लोग चला रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो मैंने पूरा इको पढ़ लिया, कोई महान काम नहीं किया है कैट के पहले। वो बस मैंने अपने मन को बहलाया कि आज कितनी पढ़ाई हो गई। बस मैथ से बचने के लिए मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, मैथ से बचने के लिए मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। आर यू गेटिंग मी? स्टॉप प्लीजिंग योरसेल्फ, स्टॉप कंफर्टिंग योरसेल्फ, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड।